28 फरवरी सुबह 9:45 आसमान अचानक आग से भर गया। ईरान के शहर तेहरान, इस्फहान, बंदर अब्बास लगातार धमाकों से कांप उठे। डोनाल्ड ट्रंप का 27 फरवरी को दिया गया आदेश, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और फिर 100 से ज्यादा अमेरिकी एयरक्राफ्ट, 200 इजरायली जेट्स एक साथ हमले में उतरे। पहला निशाना तेहरान का पॉस्चर स्ट्रीट, जहां टॉप लीडरशिप मौजूद थी। 12 घंटे में 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स, 1000 से ज्यादा टारगेट हिट, और फिर एक ऐसा झटका जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत। در پی یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله خامنه‌ای درگذشت. حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای درود می‌فرستیم. लेकिन इसी आग में एक मासूम स्कूल भी जल गया। मिनाब की वो चीखें जो अब भी गूंज रही हैं। पहले ही हफ्ते में जंग ने रफ्तार पकड़ ली। ईरान ने बदले की आग में हजारों मिसाइलें और ड्रोन दागे। टारगेट पर थे खाड़ी में अमेरिकी बेस और इजराइल के अलग अलग शहर। हर तरफ तबाही की खौफनाक लपटें, और सबसे बड़ा दांव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। तेल रुक गया, जहाज रुक गए, दुनिया की सांसें थम गई। इजराइल में सायरन लगातार बजते रहे। कुछ मिसाइलें रोकी गईं, कुछ ने घरों को राख कर दिया, और फिर लेबनान से हिजबुल्लाह की एंट्री। जंग अब एक देश की नहीं रही थी, ये पूरे इलाके की लड़ाई बन गई। दूसरे हफ्ते में हमला और गहरा हो गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के दिल पर वार किया। न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैक्ट्री, डिफेंस हब, सब टारगेट पर। दावा किया गया कि ईरान की 90% मिसाइल ताकत खत्म हो गई। लेकिन सच्चाई ये थी कि हर रात 7 से 10 मिसाइलें अब भी इजराइल की तरफ बढ़ रही थी। इसी बीच ईरान की सत्ता को नया वारिस मिला। मुस्तफा खामेनेई ईरान के नए चेहरे बने। लेकिन सड़कों पर आक्रोश की लहर थी, और दुनिया में सवाल कि ये जंग हमें कहां ले जा रही है। तीसरे हफ्ते में जंग शहरों के अंदर घुस चुकी थी। तेहरान, शिराज, तबरीज, अब कोई सुरक्षित नहीं था। हर स्ट्राइक के बाद सिर्फ धुआं, सिर्फ खामोशी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, जब तक मिशन पूरा नहीं होगा हम नहीं रुकेंगे। They tell you that what they tell the public. I mean, I just put out a truth about their disinformation. I assume most of you saw. And they use AI. They said they attacked the USS Abraham Lincoln, one of the largest ships in the world, an aircraft carrier. And they show pictures of it burning. It was never attacked. It was never burning. The Wall Street Journal put out a false story that 5 of our big, beautiful tankers that we feed the planes with. लेकिन दूसरी तरफ नया ईरानी नेतृत्व भी झुकने को तैयार नहीं। गल्फ में ड्रोन और मिसाइलें अब भी उड़ रही थी, और हर देश खुद को बचाने में जुटा था। ये जंग अब सिर्फ सीमा पर नहीं, हर शहर, हर घर तक पहुंच चुकी थी। हजारों मौतें, लाखों बेघर, और पूरी दुनिया एक सवाल में फंसी है। आगे क्या होगा? सीज फायर या और बड़ा विस्फोट? सैकड़ों मौतें, लाखों बेघर, और पूरी दुनिया एक सवाल में फंसी है। अब आगे क्या? सीज फायर या एक और बड़ा विस्फोट? नेटो दूरी बना चुका है, सहयोगी खामोश हैं, और डोनाल्ड ट्रंप अकेले लड़ाई लड़ने के मूड में। ईरान कह रहा है हॉर्मुज़ बंद रहेगा, यानी दुनिया की सांसें अभी और अटकेंगी। ये जंग खत्म नहीं हुई, ये बस
एक खतरनाक मोड़ तक जा पहुंची है। तो इन 30 दिनों में ईरान ने भी अमेरिका को ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें वो कभी चाहकर भी भूल नहीं पाएगा। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका के 13 जवानों की मौत हो चुकी है। वो कौन से जवान हैं आपको बताते हैं। सार्जेंट बेंजामिन एन पेनिंगटन, रॉबर्ट मार्जिन चीफ वारंट ऑफिसर, मेजर जेफरी ओब्रायन, सार्जेंट डेक्लेन कोडी, सार्जेंट निकोल अमेर, इन सब की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ में सार्जेंट नोआ टिड्रेंस, कैप्टन कोडी खोरक, मेजर जॉन ए क्लिनर, कैप्टन एरियाना जी सैविनो, टेक्निकल सार्जेंट एशले बी प्रोएट, कैप्टन सेथ आर कोवल, कैप्टन कार्टस जे एंगस्ट और टेक्निकल सार्जेंट टाइलर एच सिम्पसन्स, इन सब की मौत हो चुकी है। ये वो हैं जो अमेरिकी सैनिक हैं जो कि इस वक्त अमेरिका के लिए ईरान के सामने जंग में खड़े हुए थे। तो ट्रंप ने हॉर्मुज पर एक बार फिर ईरान को चेता दिया। ट्रंप ने कहा कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान को हॉर्मुज खोलना होगा। मुझे बहुत खेद है, ये एक बहुत बड़ी गलती थी। और ये बड़ा बयान ट्रंप की तरफ से आया है। ट्रंप ने अपनी गलती स्वीकारी है। Be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. और ट्रंप की तरफ से उनके, आपने सुना किस तरीके से उनके मुंह से निकला स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, किस तरीके से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना बनाना चाहते हैं, वो उनकी भाषा में बार बार निकलकर सामने आ रहा है। और जब बयान दे रहे हैं वो उनके इरादे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो उनका बन जाए, लेकिन ईरान ऐसा होने नहीं दे रहा। और अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ चल रही जंग में पिछले 4 हफ्तों में 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइल्स दाग दी है। अब इतनी तेजी से मिसाइल्स इस्तेमाल होने से पेंटागन के कुछ अधिकारियों में अब चिंता पैदा हो गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आई वॉशिंगटन पोस्ट के माध्यम से, जहां यूएस के पास अब टॉमहॉक मिसाइल्स का स्टॉक जो है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि 4 हफ्तों के अंदर अंदर 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया जा चुका है। अब इतनी तेजी से जो मिसाइल इस्तेमाल की गई उससे पेंटागन के कुछ अधिकारियों में भी चिंता पैदा हो गई है, क्योंकि जो स्टॉक है उसमें अब कमी आने लगी है। और ऐसे में एक तरफ करार यूएस की तरफ से 4 कंपनीज के साथ में किया गया है ताकि वो और भी ज्यादा हथियार बना सके, लेकिन उसके बावजूद जितनी तेजी से ये जंग जारी है और जितनी तेजी से मिसाइल्स का इस्तेमाल जमीनी स्तर पर किया जा रहा है, उतनी तेजी से मैन्युफैक्चरिंग अभी संभव शायद यूएस के लिए नहीं है। और इसीलिए पेंटागन के अधिकारियों की चिंता बढ़ चुकी है और यूएस के पास में टॉमहॉक मिसाइलों का जो स्टॉक है वो भी अब खत्म होने लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूएनएचआरसी में ईरान के विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया। अरागाची की तरफ से कहा गया कि यूएस इजराइल ने गैर कानूनी जंग ईरान पर थोप दी। अब्बास अरागाची की तरफ से कहा गया कि यूएस इजराइल के हमले मानवता के खिलाफ अपराध है और ऐसे में हम शांति चाहते हैं लेकिन आत्मरक्षा करेंगे। अरागाची की तरफ से कहा गया कि परमाणु वार्ता के बीच जंग छेड़ी गई, जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। तो जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं जीती जाती, कभी कभी नक्शे की एक पतली लकीर पूरी दुनिया को झुका देती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, आज वही ईरान का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे एक समुद्री रास्ता, वो भी इतना पतला, अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देशों के खिलाफ ईरान की सबसे बड़ी ताकत बन गया। पश्चिम एशिया में तबाही का एपिसेंटर कैसे बना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की सबसे बड़ी ताकत बन गया? कैसे अमेरिका और इजराइल की रणनीति को हॉर्मुज ने दी सीधी चुनौती?
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल गलियारा। हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल और एलएनजी इसी रास्ते से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। यही वजह है कि संकरी जलधारा की अहमियत सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। ईरान की तटरेखा इस स्ट्रेट के उत्तरी हिस्से को कवर करती है, जिससे उसे नेचुरल कंट्रोल मिलता है। जैसे ही अमेरिका इजराइल ने हमले तेज किए, ईरान ने इसी भौगोलिक ताकत को अपने पक्ष में मोड़ लिया। यानी जहां उसकी सैन्य ताकत कमजोर पड़ रही थी, वहीं उसकी लोकेशन सबसे बड़ा हथियार बन गई। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ ब्लॉक नहीं किया, बल्कि उसे डेंजर जोन बना दिया। समुद्र में माइंस बिछाए गए, एंटी शिप मिसाइलें तैनात की गई, ड्रोन बोट्स और स्पीड बोट्स के जरिए लगातार खतरा बनाया गया। हर गुजरते जहाज को अब रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। नतीजा, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां पीछे हटने लगी, बीमा प्रीमियम आसमान छू गया और कई टैंकरों ने रास्ता बदल लिया। यानी बिना पूरी तरह बंद किए ही ईरान ने इस रास्ते को इतना खतरनाक बना दिया कि दुनिया की सप्लाई चेन खुद ही धीमी पड़ गई। यहीं से शुरू होता है असली खेल, इकोनॉमिक वॉरफेयर। जैसे ही हॉर्मुज पर खतरा बढ़ा, ग्लोबल ऑयल मार्केट में उथल पुथल मच गई, कीमतें तेजी से बढ़ी और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दबाव में आ गई। ईरान जानता है कि वो सीधे अमेरिका से सैन्य मुकाबले में कमजोर है, लेकिन तेल की कीमतों के जरिए वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि उसने इस स्ट्रेट को एक इकोनॉमिक लीवर में बदल दिया। अब हर दिन की देरी, हर टैंकर की रुकावट सीधे ग्लोबल इकोनॉमी को झटका दे रही है। अमेरिका ने जवाब में नौसेना तैनात की, माइंस हटाने की कोशिश की और एयर स्ट्राइक भी तेज की, लेकिन हॉर्मुज का भूगोल ईरान के पक्ष में है। संकरी जलधारा, पास के ईरानी तट और छिपे हुए लॉन्च पॉइंट, ये सब मिलकर ईरान को गेटकीपर बना देते हैं। कई देशों को अब अपने जहाज निकालने के लिए ईरान से अप्रत्यक्ष अनुमति लेनी पड़ रही है। यही वो स्थिति है जहां एक क्षेत्रीय ताकत सुपर पावर को चुनौती दे रही है, सीधे युद्ध में नहीं बल्कि कंट्रोल के खेल में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान का लास्ट कार्ड नहीं बल्कि स्मार्टेस्ट कार्ड बन चुका है। बिना न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए उसने दुनिया की सबसे बड़ी कमजोर नस पकड़ ली है, ऊर्जा सप्लाई। अगर ये संकट लंबा चलता है तो इसका असर हर देश, हर बाजार और हर आम आदमी तक पहुंचेगा। महंगाई बढ़ेगी, सप्लाई चेन टूटेगी और वैश्विक मंदी का खतरा गहराएगा। यही वजह है कि विश्लेषक मान रहे हैं कि ईरान ने अपनी भौगोलिक स्थिति को हथियार बनाकर इस जंग में एक नया मोर्चा खोल दिया है, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है।